आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। इनसाइट के डेली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 13 अगस्त के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। 7 टॉपिक्स हैं, इजी हैं, काफ़ी छोटे छोटे हैं। और जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको बता देता हूँ, प्रीलिम स्पेसिफिक हम लोग डेली में डिस्कस नहीं करते हैं। इसके लिए मैंने एक अलग सीरीज़ प्रिपेयर कर रहा हूँ। जनवरी 2020 से लेकर और पॉसिबली अगस्त 2020 तक आप लोगों को सीरीज़ मिल जाएगी। सितंबर के स्टार्टिंग वीक से ही आप लोगों को डेली वो एक एक वीडियो मिलेगी। एक वीडियो में पूरे मंथ के जितने भी प्रीलिम्स स्पेसिफिक टॉपिक्स आए थे सारे के सारे डिस्कस होंगे। प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी आप लोगों की ये। सेम चीज़ एग्जैक्टली विजन में भी आता है। मंथली कंपाइलेशन में लास्ट में शॉर्ट न्यूज़ आती हैं, वो भी मैं उसी तरीके से पूरे मंथ की एक वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। एक वीडियो तकरीबन 1 घंटा सवा घंटा ऐसे कुछ बनेगी। और इसके अलावा इनसाइट के हम लोग मंथली करंट अफेयर्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मंथली और डेली इनसाइट के डेली सेम ही होते हैं, बस सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाती है कि यहाँ पर डेली के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए जाते हैं, वहाँ पर इनको बस ऊपर GS 1 2 के 3 सारे कोलैबोरेट कर देते हैं। तो यही जो सीरीज़ है पूरी की पूरी, यही आप लोग मंथली कंपाइलेशन की तरह यूज़ कर सकते हो। टॉपिक एग्जैक्टली सेम है, वर्ड टू वर्ड सेम है, सिर्फ सीक्वेंस ऊपर नीचे होती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए, सीक्वेंस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, पहले 12 अगस्त का रिवीजन करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। 12 अगस्त का रिवीजन 7 टॉपिक्स थे हमारे पास। 2-3 टॉपिक थोड़े लेंदी थे, देखते हैं उनका भी। पहला टॉपिक था माउंट सिनाबोग, जो कि इंडोनेशिया के अंदर एक वोल्केनो है। ये एक्टिव हुआ है काफ़ी समय के बाद। वैसे तो ये 400 साल बाद, इसमें 400 साल बाद पहली बार 2010 में देखा गया था, लेकिन अभी दोबारा से एक्टिव हो गया है। और इंडोनेशिया जो है बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोज़ हैं, क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर के ऊपर है, जिसको सरकम पैसिफिक बेल्ट भी बोलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोज़ हैं और फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स हैं। 75% जो वोल्केनोज़ हैं ये रिंग ऑफ फायर के ऊपर हैं, 90% अर्थक्वेक्स यहीं पर आते हैं। वोल्केनो 3 टाइप के होते हैं, एक्टिव, डोरमेंट, एक्सटिंक्ट। और मैग्मा क्या होता है, जो अर्थ के अंदर होता है, मेल्टेड रॉक, बाहर आके उसको लावा बोलते हैं। ये एक्सप्लोसिव कब हो जाते हैं, ये सब मैंने देखा। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा क्लॉज 6, क्या था असम एकॉर्ड का। ये जो असम एकॉर्ड था ये 1985 के अंदर साइन किया गया था। उस टाइम पर कुछ डेट वगैरह सेट की गई थी कि कौन लोग होंगे जो असमीज़ माने जाएंगे। कहानी हम लोगों ने ये देखी थी कि किस तरीके से कुछ इमिग्रेंट्स थे जो कि बांग्लादेश से निकलकर 1971 का जो लिबरेशन वॉर हुआ था, असम की तरफ आ गए थे। असमीज़ पीपल को प्रॉब्लम हो रही थी, तो एक जो आसू है, असम के जो स्टूडेंट्स यूनियन थे उस टाइम के, उन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी 1985 तक। फिर एक अकॉर्ड साइन किया गया था, गवर्नमेंट ने कहा था कि वो लोग कुछ करेंगे इनके इमिग्रेशन के लिए। उन्होंने कुछ डेट सेट की थी 1951 से लेकर 71 के बीच इन लोगों को क्या क्या प्रोवाइड करेगा। कुछ की रिकमेंडेशन आई थी कमेटीज़ की, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने इस टॉपिक के अंदर देखी थी। रिकमेंडेशन एक्सेप्ट की गई थी, वो क्या थी, सेफगार्ड्स क्या कुछ प्रोवाइड किए जाएंगे असमीज़ पीपल को। सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है हिंदू वुमेन के इनहेरिटेंस राइट के ऊपर। उन्होंने कहा है कि एक जो एक्ट था हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट था 1956 का, उसके तहत क्या होता था कि फ़ीमेल जो होती थी ना, बेटी जो होती थी, उसको सिर्फ और सिर्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का राइट मिलता था, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का ये नहीं। यानी कि उसके पिताजी की जो प्रॉपर्टी होगी उसका जो भी राइट होगा वो, अगर उसके पिताजी की खुद की होगी ज़मीन, मतलब उसके पिताजी को भी इनहेरिटेड होगी ज़मीन, तो उस बेटी को राइट नहीं मिलेगा। लेकिन उसके पिताजी ने अगर एक्वायर की होगी तो उसको राइट मिलेगा। 2015 में इन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज कर दिया, लेकिन उन्होंने कुछ कंडीशन लगा दी कि उस टाइम पर उनके पिताजी का जिंदा होना ज़रूरी है। फिर बाद में कुछ कमेटीज़ बैठी थी और भी, उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल कंडीशन ये दे दी है कि आप जो बेटी होती है उसका ज़मीन के अंदर पूरा हक है, चाहे वो उसके बाप की खुद की थी, उसके बाप ने इनहेरिट की थी, या उसके पिताजी ने चाहे किसी से एक्वायर की थी। बेटे का पूरा हक रहेगा, चाहे बेटे की शादी हो जाए चाहे ना हो, चाहे उसके पिताजी ज़िंदा हो चाहे ना हो। स्टार्टिंग से लेकर अब तक अगर उसके पिताजी की ज़मीन थी तो बेटी का उस पर पूरा पूरा हक होगा। ये कुछ कमिटीज़ वगैरह देखी थी। ये टॉपिक एक्चुअली मेंस में इतना आने लायक नहीं है, लेकिन इंटरव्यू के रिगार्डिंग और प्रीलिम्स के रिगार्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। NSC एंड IM ने एक फ्रेमवर्क जो था 2015 का वो रिलीज़ कर दिया, पब्लिक कर दिया है। उन्होंने कहा था कि जो इंटरलोकेटर सेट किया गया था, जो कि गवर्नर थे RN रवि, इन्होंने एक की वर्ड था न्यू, उसको डिलीट करके फ्रेमवर्क को चेंज करके और बाकी नागा ग्रुप्स के साथ शेयर कर दिया है। तो इन्होंने कहा था कि अपने कुछ डिमांड की कि हमारी जो ये चीज़, हमारा जो ये सेटलमेंट किया गया था 23 साल के बाद, इसमें चेंजेस ना करो और किसी ऐसे इंसान को भेजो जो ऐसी छोटी मोटी हरकतें ना करे, चीप हरकतें ना करे, जो कि वहाँ के गवर्नर ने की थी। NSC एंड IM मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो नागा रेबल्स थे ये क्या थे। प्री इंडिपेंडेंस ये लोग चाहते नहीं थे इंडिया के साथ इंटीग्रेट होना, लेकिन फिर वहाँ पर
1952 के अंदर एक आर्मी वगैरह इन्होंने बनाई थी, आर्म्ड फोर्सेस का स्पेशल एक्ट हम लोगों ने वहाँ लगाया, हम लोगों ने नागालैंड को इंटीग्रेट किया इंडिया के साथ। NSCN उसके बाद निकल के आया, शिलोंग अकॉर्ड क्या हुआ था, NSCN स्प्लिट हो गया NSCN IM में और NSCN K के अंदर, एंड डिफरेंट थिंग्स। टिक बॉर्न वायरस के कुछ सैंपल्स मिले हैं चाइना के अंदर, कहा जा रहा है कि ये वहाँ फैल रहा है। एक सीवियर फीवर है और ये एक टिक एक कीड़ा होता है जो कि ब्लड सक करता है, पैरासाइट होता है। करंटली इसका फैटेलिटी रेट 16% से 30% है और ये WHO की टॉप 10 प्रायोरिटीज़ की लिस्ट के अंदर आ चुका है, ठीक है। और इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, यानी कि आपको फीवर होगा, फटीग होगा, हेडेक होगा और एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह होगा। कोई वैक्सीन बनी नहीं है इसकी अभी तक, लेकिन एक एंटीवायरल ड्रग है राइबाविरिन, फिलहाल उसको इसके ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0 जो कि अटल इनोवेशन मिशन के अंडर है, इन्होंने डेल इंडस्ट्रीज़ के साथ, डेल टेक्नोलॉजीज़ के साथ कोलैबोरेट करके स्टार्ट किया है। यहाँ पर स्टूडेंट्स वगैरह को डेल वॉलंटियर्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा, ठीक है, सपोर्ट मिलेगा उनको, अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करने का काम मिलेगा। सिमिलर सा प्रोग्राम हम लोगों ने 2019 में भी चलाया था, जो कि जनवरी 2019 में स्टार्ट हुआ था। अटल इनोवेशन मिशन क्या है, अटल टिंकरिंग लैब्स क्या है, वो सब भी देखा था हम लोगों ने। स्पेसएक्स का जो एक स्टारशिप प्रोटोटाइप है, यानी कि इन्होंने अभी तक क्लेम किया कि वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल होगा, तो इन्होंने इसकी टेस्टिंग की थी। ये 500 फीट तक 60 सेकंड में इन्होंने इसको सक्सेसफुली फ्लाई किया था। ये स्टारशिप का स्पेसक्राफ्ट है और इसको यूज़ किया जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए और बाकी किसी इंटरप्लैनेटरी मिशन के लिए, वहाँ पर कार्गो भेजना या फिर क्रू मेंबर्स को भेजने के लिए। काफ़ी हैवी है ये साइज़ के अंदर और ये स्टील वगैरह का बना हुआ था, इसका साइज़ बहुत बड़ा है। कहा जा रहा है कि इसका पोटेंशियल इतना है कि ये मार्स के एटमॉस्फेयर में 7.5 किलोमीटर पर सेकंड से एंटर करेगा और मल्टीपल एंट्रीज़ को विथस्टैंड कर सकता है। स्टार्ट करते हैं अब 13 अगस्त का। पहला टॉपिक है PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, PM स्वनिधि। ये स्कीम बहुत बार रिपीट हुई है, मैंने 4-5 बार इसी डेली न्यूज़ में करवा दी। छोटा सा टॉपिक है लेकिन आज भी पूरा करेंगे। कृषि मेघ, देन व्हाट इज़ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, CSIR मूड्स मेगा लैब्स, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव, ये OSOWOG, ये भी बिल्कुल रिसेंटली हम लोगों ने डिस्कस किया था, आज इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। हाउ द टाइगर कैन रीगेन इट्स स्ट्राइप्स, और फॉरेस्ट मिनिस्टर ने रिलीज़ किया गाइड टू मैनेज ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। अंडर GS पेपर 2 द टॉपिक इज PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, PM स्वनिधि। दिस इज अंडर GS पेपर 2 टॉपिक वेलफेयर स्कीम्स फॉर द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स। वल्नरेबल सेक्शंस वो होते हैं जो बेसिकली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स होते हैं, जिनका सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर इतना नहीं हो पाता है, ठीक है ना, और जो थ्रेट के प्रति बहुत एक्सपोज होते हैं, ठीक है ना। सो ये स्कीम का मैं ऊपर से अगर आपको एक ओवरव्यू दे दूं तो जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना, जो गलियों के अंदर जो रेहड़ी वाले होते हैं, ठीक है ना, उस टाइप के लोग जो फल बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं या फिर और कुछ छोटा मोटा सामान बेचते हैं, उन लोगों को लोन देने की एक स्कीम है, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर उनका भी बिजनेस ठप हो गया था और बहुत सारी कंट्रीज़ ने ऐसा किया है। इवन चाइना ने भी किया था, अपने स्ट्रीट वेंडर्स को बहुत मेजर सपोर्ट प्रोवाइड किया था, क्योंकि ये जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना, ये इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका बहुत पाइवटल रोल होता है। तो गवर्नमेंट ने इन लोगों के लिए एक स्कीम बनाई है कि इनको कितने तक के रुपए दिए जा सकते हैं और कितना तक का इनका लोन वगैरह होगा, उसको डिटेल में हम लोग जानेंगे। ऑलराइट, यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर ये स्कीम आती है और उन्होंने रिसेंटली कहा है कि 5 लाख एप्लीकेशन उन्होंने रिसीव की हैं इस स्ट्रीट वेंडर स्कीम के अंडर। तो ये अपडेट आया है, ठीक है। बाकी नीचे सारा का सारा जो है वो स्कीम के बारे में, या क्योंकि स्कीम ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो रिसेंट अपडेट ये आया है कि अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने बोला है कि उनके पास 5 लाख एप्लीकेशन आ चुकी हैं इस स्कीम के अंडर, जब से स्टार्ट हुई है 2 जुलाई से, और 1 लाख लोन्स उन्होंने ऑलरेडी सैंक्शन कर दिए हैं। इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी क्या है? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने MOU साइन किया था। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक तरीके का एग्रीमेंट साइन किया था सिडबी के साथ। सिडबी 1990 में इस्टेब्लिश हुआ था। सिडबी का काम क्या होता है? सिडबी का पहले डेफिनेशन देखो, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए एक बैंक है। तो बेसिकली ये एक एक्सक्लूसिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर लखनऊ में है और इसका काम होता है, इसको सपोर्ट करना होता है MSMEs को, ठीक है ना, MSMEs को। MSMEs क्या होते हैं? माइक्रो मीडियम स्मॉल, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं। इसके लिए हमारे पास डेडिकेटेड मिनिस्ट्री भी है।
द पॉइंट इज़ इन लोगों को लोन प्रोवाइड करना है, ठीक है, इनको एक्सपेंशन के लिए ज़रूरत है और एमएसएमईज़ को ग्रोथ डेवलपमेंट करना है, तो सिडबी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स ने सिडबी के साथ एक एमओयू साइन किया कि हम आपको इस पूरी स्वनिधि स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी बनाते हैं, ठीक है। सिडबी ने क्या किया कि वो क्रेडिट गारंटी मेंटेन करेगा लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को, ताकि जो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट है उसको सेटअप किया जा सके। अब ये CGTMSE क्या होता है? देखो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट आपको लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है। अब जैसे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ये लोग ऑलरेडी एक मार्जिनलाइज ग्रुप्स होते हैं, वल्नरेबल सेक्शंस होते हैं, इनके पास कोलेट्रल नहीं होता, यानी कि जब बैंक से लोन लेने जाएंगे तो इनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऐसे केस के अंदर बैंक्स जो होते हैं इन लोगों को लोन देने से मना करते हैं। तो उन बैंक्स को बोला जाता है कि आपके क्रेडिट के गारंटी का एक फ़ंड है हमारे पास, सिडबी एक फ़ंड को मैनेज करेगा, इस फंड के अंदर वो पैसा होगा सारा, जस्ट इन केस अगर ये स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह अपने पैसे को रिटर्न नहीं कर पाए तो उस पैसे को इस क्रेडिट गारंटी फंड से सिडबी बैंक्स को दे देगा। तो ये एक तरीके की गारंटी होती है कि आपका जो लोन आप दे रहे हो, बैंकों के लिए गारंटी होती है कि देखो आप जो लोन दे रहे हो उसकी एश्योरिटी गवर्नमेंट ले रही है, उसकी गारंटी गवर्नमेंट ले रही है कि एक फ़ंड से आपको पैसा लौटा दिया जाएगा अगर आपके पास ये पैसा नहीं आता है तो। बाकी डिटेल में बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, ऐसा नहीं कि भाई कोई स्ट्रीट वेंडर बोल देगा कि भाई मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, ऐसा भी नहीं होता, इतना ईजी भी नहीं होता, कोई मना भी नहीं कर सकता। पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स होते हैं आगे डिफरेंट, उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। पेपर वर्क क्या कुछ हो रहा होता है, क्या कुछ सिक्योरिटी, क्या कुछ बातें होती हैं, ऊपर से आपको यही जानना है। और अगर बोलें तो कितने तक का लोन दिया जा सकता है? 10,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं वो, ठीक है ना। और मोर देन 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अफोर्ड किया गया है जिनका बिजनेस 24 मार्च 2020 तक या फिर उससे पहले जिनका बिजनेस ऑपरेशनल था। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, उनको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ मेरा 24 मार्च से पहले का बिजनेस चल रहा था। तो कोई भी स्कीम इतनी ईजिली इंप्लीमेंट नहीं होती क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत पैसा लग रहा होता है। प्लस में ये स्कीम कब तक वैलिड रहेगी? अगले साल 2 साल तक, यानी कि मार्च 2022 तक। सिडबी इसके टेक्निकल पार्टनर है, हम लोगों ने देख लिया था। और क्रेडिट गारंटी जो होगी वो सारी की सारी CGFTMSE के दौरान होगी। लोन्स जो होगा उसको आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हो 1 साल के अंडर तक, ठीक है ना। अगर आपने टाइम से रिपे कर दिया, ठीक है ना, और आपने अगर अर्ली रिपे कर दिया तो आपको 7% का सब्सिडी मिलेगा इंटरेस्ट के अंदर। यानी कि मान लो आपका 1,000 रुपये था, आपने 1,000 रुपये लोन लिया, ठीक है ना, और मान के चलते हैं कि इसके ऊपर भाई 10% का इंटरेस्ट लग रहा था, यानी कि जब 1 महीने बाद आपको ये जब लौटाना था तो आपको 1,000 रुपये नहीं, आपको 1,100 रुपये लौटाने थे। गवर्नमेंट ये कह रही है कि भैया अगर आपने टाइम से रिपेमेंट करोगे तो इसमें 7% हम लोग आपका छूट कर देंगे, यानी कि 100 रुपये में से आपको 7% हटा दिए जाएंगे, आपको सिर्फ 1,030 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो ये होता है कि इंटरेस्ट में सब्सिडी, यानी कि ब्याज के अंदर छूट दे देना, ठीक है। प्लस में देयर विल बी नो पेनल्टी ऑन द अर्ली रिपेमेंट ऑफ द लोन। कुछ ऐसे टाइप के लोन्स होते हैं, मान लो जैसे कार टाइप के लोन्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि आपने लोन ले लिया लेकिन आपके पास ऑलरेडी पैसा आ गया, तो आप उस लोन को पहले टाइम से पे कर देना चाहते हो, अर्ली रिपेमेंट करना चाहते हो। उस केस में ऊपर आपके ऊपर एक पेनल्टी लगाई जा सकती है कि आप अर्ली रिपे कर रहे हो, क्योंकि कंपनी जो होती है ना अपने कुछ शेड्यूलिंग वगैरह करती है कि जब तक ये लोन आएगा हमको तब तक इतना पैसा आएगा और इतने टाइम तक EMI आएंगी तो इतना इंटरेस्ट बनेगा। लेकिन अगर आप अर्ली पेमेंट करते हो तो कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी हो रहा होता है, उसके लिए पेनल्टी चार्ज की जाती है। एलिजिबिलिटी क्या है? हॉकर्स हो गए, ठेले वाले हो गए, रेडी वाले हो गए, ठेली फड़ वाला हो गया, डिफरेंट एरियाज़ में कोई गुड सप्लाई करता है, कोई सर्विसेज सप्लाई करता है, और पेरी अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, इन सबको इंक्लूड किया। ये सब के सब इस लोन का फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ये जो लॉकडाउन हुआ है इसने बहुत सारे लोगों की लाइफ्स को, लाइवलीहुड्स को अफेक्ट किया है, स्पेशली जो डेली वेजर्स होते हैं, यानी कि जो डेली कमा कर डेली खाते हैं, उन लोगों की लाइफ को। अब स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं बहुत स्मॉल कैपिटल के साथ काम करते हैं, हाई इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, तो इनके पास जो सेविंग्स वगैरह थी ना वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है इस लॉकडाउन के अंदर। इसलिए बहुत अर्जेंट नीड है कि इनको अफोर्डेबल क्रेडिट यानी कि अफोर्डेबल लोन प्रोवाइड किया जाए ताकि ये दोबारा से अपने बिजनेस को रिज्यूम कर सकें। प्लस में स्ट्रीट वेंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए। स्कीम की वैलिडिटी क्या है, इम्प्लीमेंट कौन करेगा, एलिजिबिलिटी क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सिडबी क्या है, मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी है। सिडबी का मैंने आपको बताया था ना कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लखनऊ, वो ध्यान रखना आप। वैसे ऑफिस बहुत जगह पे हैं लेकिन। ओके, ई टेक्नोलॉजी इन द एड फॉर फार्मर्स के सेक्शन में हमारे पास है कृषि मेघ, GS पेपर 3। देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स, ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में आता नहीं है, कभी कभी रेयरली आता है, कुछ एक टॉपिक्स ही आते हैं, तो आपको मालूम होने चाहिए क्या क्या आए हैं। कंटेक्स्ट क्या है? हमारे जो यूनियन
मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर्स के, उन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया था, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस की तरह लॉन्च किया है कृषि मेघ को। कृषि मेघ क्या है? ये एक नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन का सिस्टम है, यानी कि क्लाउड की इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज के लिए। ये एक डेटा रिकवरी सेंटर है, ठीक है ना, ICAR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बहुत पहले बना था, 1990s के आसपास बना था। मैं आपको एग्जैक्ट डेटा भी दिखा दूंगा, ठीक है। इसमें होगा क्या, इसको हम लोग पहली बात तो NAHEP के अंडर सेटअप करेंगे, नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर सेटअप करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट क्या है। इस प्रोजेक्ट की फंडिंग मिलती है दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और वर्ल्ड बैंक से। ऑब्जेक्टिव इस प्रोजेक्ट का ये होता है कि रेलेवेंट और हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको, ठीक है ना। इसको हम लोगों ने ट्यून इन कर दिया है जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है NEP 2020 उसके साथ। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर ही हम लोगों ने कृषि मेघ को सेटअप कर दिया है। कृषि मेघ क्या है? हमारा डेटा रिकवरी सेंटर होगा, यानी कि डेटा को किस तरीके से हम लोग रिकवर करके रखें, मेंटेन करके रखें, ठीक है। सेटअप कहाँ पे किया है हम लोगों ने? NAARM जो नेशनल एकेडमी है हमारे एग्रीकल्चर रिसर्च की, एग्रीकल्चर रिसर्च की एकेडमी है। उसके अलावा बहुत सारे रिसर्च की एकेडमीज़ होती हैं, ठीक है। तो हैदराबाद के अंदर हमारी एग्रीकल्चर वाली एकेडमी है, वहाँ पर हमने इसको सेटअप किया है। ओके, सिग्निफिकेंट्स क्या है और कृषि मेघ के बेनिफिट क्या होंगे? पहली बात तो दिस हैज़ बीन बिल्ड टू मिटिगेट द रिस्क। रिस्क क्या होता है आपको पता होगा। मिटिगेट करने का मतलब किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी को कम करना, किसी चीज़ की गंभीरता को कम करना, क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए, अवेलेबिलिटी हो, एक्सेसिबिलिटी हो, ई गवर्नेंस की, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर ई गवर्नेंस, रिसर्च, एक्सटेंशन, एजुकेशन, इन सब चीज़ों को एनहेंस करने के लिए और इन सब के अगेंस्ट जो भी रिस्क होता है उसको कम करने के लिए, कहाँ पर? इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर कृषि मेघ को हम लोग इक्विप करेंगे। उसमें लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाएंगे और डीप लर्निंग के सॉफ्टवेयर्स करेंगे ताकि किसी भी तरह की डीप लर्निंग बेस्ड एप्लीकेशंस हों वो उनका इमेज एनालिसिस कर सकें। कोई भी हमारे लाइफ स्टॉक वगैरह के अंदर जो डिजीज़ वगैरह जा रही हैं उनका आइडेंटिफिकेशन अच्छे से किया जा सके। लाइफ स्टॉक मतलब समझते होंगे मवेशी वगैरह जो होते हैं, जो कैटल होता है ना हमारा, उनका। प्लस में इट विल इनेबल द फार्मर्स, रिसर्चर, स्टूडेंट्स एंड पॉलिसी मेकर कि उनके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी एग्रीकल्चर की और रिसर्च से रिलेटेड, ठीक है। NAHEP तो मैंने आपको ये बता ही दिया था। तो ये हो गया हमारा कृषि मेघ। फंडिंग और ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, इंडियन गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक का। कृषि मेघ क्या हो गया? एक डेटा रिकवरी सेंटर है हमारा हैदराबाद में सेटअप हुआ है। ICAR का फॉर्मेशन, फंक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है और ये आती है डेयर डिपार्टमेंट के अंदर। डेयर का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन, यानी कि एग्रीकल्चर को लेकर जो रिसर्च करनी होती है ना उसका काउंसिल है ये। और ये ओवरऑल आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर। एस्टेब्लिश कब हुआ था? काफ़ी पहले एस्टेब्लिश हुआ था 1929 में, 16 जुलाई को। पहले इसको हम लोग इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बोलते थे। हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में है। प्लस में इंडिया के अंदर, ठीक है ना, जो भी हम लोगों को रिसर्च और एजुकेशन करनी होती है ना एग्रीकल्चर में, अब उसमें हॉर्टिकल्चर भी आ जाएगा, फिशरीज़ भी आ जाएगा, एनिमल साइंस भी आ जाएगा। पूरी कंट्री के अंदर ये जो चीज़ों की रिसर्च और एजुकेशन करनी होती है उन सबको कोऑर्डिनेट, गाइड और मैनेज करने का जो काम होता है वो ICAR का होता है। जैसे ICMR है ना, ICMR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। उसी तरीके से ICAR है। ICMR क्या करता है? इंडिया के अंदर जो भी बायोमेडिकल रिसर्च होती है उसका एपेक्स इंस्टीट्यूट है। और अभी कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान ICMR का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा था। उसी तरीके से एग्रीकल्चर के केस में आता है ICAR। इसके साथ में एक चीज़ आप और देख लीजिए, कृषि विज्ञान केंद्र, ये बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है हमारे नार्स का। नार्स हमारा जो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम है, इसका एम है किसी भी लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के मॉड्यूल्स को एसेस करना। और कौन से फील्ड्स होंगे? एग्रीकल्चर होंगे, उसके अलाइड कोई भी एंटरप्राइज होता है, उसमें कैसे करेंगे हम लोग ये असेसमेंट? टेक्नोलॉजी के थ्रू करेंगे। उसका रिफाइनमेंट कैसे हो सकता है? उसकी डेमोन्स्ट्रेशन देकर कि किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज़ की जा सकती है। ये काम होता है कृषि विज्ञान के अंदर का। KVKs की जो फंक्शनिंग होती है वो एक तरीके से नॉलेज और रिसोर्स सेंटर का रोल प्ले करते हैं हमारी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को लेकर। और प्लस में जो भी हमारे पब्लिक, प्राइवेट के या फिर कोई वॉलेंट्री सेक्टर्स के इनिशिएटिव्स होते हैं उन सबको सपोर्ट करते हैं ताकि इंडिया के अंदर हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी को इम्प्रूव किया जाए।
KVK जो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, इनकी 100% फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। पहला जो KVK सेटअप किया गया था वो पुडुचेरी में किया गया था 1974 में। नेक्स्ट इज व्हाट इज बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग। द टॉपिक इज कवर्ड अंडर इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। न्यूज़ में क्यों है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स MCA ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी, जो रिपोर्ट थी कमेटी की ऑन बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग। कुछ रिकमेंडेशंस आई थी इस रिपोर्ट के तहत। पहले तो ऊपर से जानो, देखो इंडिया के अंदर जो भी कॉरपोरेट होता है ना, कंपनीज वगैरह होती हैं, कॉरपोरेट्स होते हैं, वो सारे के सारे आते हैं MCA के अंदर। जैसे एग्रीकल्चर वाले सारे किस में आएंगे? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। डिफेंस वाले सारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं। उस तरीके से कॉरपोरेट्स हो गए, कंपनीज होगी ना, और ये सारे के सारे आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंदर। तो इन सबको रेगुलेट करने का काम हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का। पहले क्या होता था कि हर एक कंपनी को अपनी एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती थी MCA को, ठीक है। तो फिर MCA ने रियलाइज़ किया कि यार ये जो चीज़ है ना, ये बहुत स्पेसिफिक हो रही है इनके सिर्फ कैपिटल बेनिफिट के ऊपर, यानी कि बेनिफिट कितना हो रहा है किसी को। वो रिपोर्ट बहुत फाइनेंशियल मैटर की ज़्यादा हुआ करती थी। इन्होंने कहा कि आप लोग एक बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिपोर्ट स्टार्ट करो। उसमें क्या होगा कि कोई भी कंपनी वो सिर्फ और सिर्फ एक बेनिफिट के प्रोविजन से काम ना करे, वो सोसाइटी को क्या वेलफेयर करने में, सोसाइटी के वेलफेयर में कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी एक रिपोर्ट ऐसी भी बनाओ कि आपका बिजनेस सोसाइटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, सोशल लेवल पे आप क्या कर रहे हो, एनवायरनमेंट लेवल पे आप क्या कर रहे हो, हेल्थ में आप क्या कर रहे हो, एजुकेशन में क्या कर रहे हो। अपने बिजनेस के अलावा जो आप कर रहे हो ना, जो भी आपका नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं, उनके ऊपर हमको एक रिपोर्ट बना के दो। वो रिपोर्ट होती है हमारी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। तो कुछ एक की रिकमेंडेशन एक बार देख लेते हैं ज़रा क्या चीज़ें हैं, या फिर नीचे पहले देख लेते हैं क्या है, उसके बाद ऊपर वापस आएंगे दोबारा की रिकमेंडेशन देखने के लिए। एक डिस्क्लोजर होता है कि आपने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस के साथ, ठीक है ना। जो भी लिस्टेड कंपनीज होती हैं अपने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, ये होती है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिपोर्टिंग। बहुत ही टिपिकल वर्ड्स में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको आसानी से समझा दिया। एक एप्लीकेबल होता है हर वो टाइप की कंपनी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग आएगा, सर्विसेज आएगा, हर एक के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ इंडिया के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। 2009 के अंदर कॉरपोरेट के वॉलंटरी गाइडलाइंस रिलीज़ किए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर 2011 में क्या होता है, जो UNHCR था ना, UNHCR, उन्होंने रिलीज़ किया था यूनाइटेड नेशंस के गाइडिंग प्रिंसिपल्स बिजनेस और ह्यूमन राइट्स के लिए। तो इंडिया ने इसको एंडोर्स किया था। इंडिया ने एंडोर्स करने का मतलब है इंडिया ने इसकी सराहना की थी कि बहुत अच्छी गाइडलाइंस हैं, इन्हें फॉलो किया जाना चाहिए। इंडिया ने इशू किए थे फिर नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस सोशल, एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर बिजनेस के लिए, जहाँ पर इन्होंने एनकरेज किया था कि आप एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस इश्यूज़ के ऊपर भी रिपोर्ट करो। ये 2011 की बात थी। फिर सेबी मैंने आप लोगों को ऊपर बता दिया था, सॉरी सेबी नहीं बताता, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बताया था। जो भी हमारा एक्सचेंज वगैरह होता है ना, स्टॉक्स वगैरह को लेकर, उन सबको जो बोर्ड को जो रेगुलेट करता है वो सेबी होता है। इसने मैंडेट किया था टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज़ को, जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो थी ना अच्छी थी, उनको बोला था कि आप बना के दोगे हमको बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। फिर सेबी ने इन कंपनीज़ की लिस्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया था 2015 तक। 500 कंपनीज जो थी ना टॉप, उनको बोला कि आप हमको बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट दोगे। फिर जो हमारा NGRBC था 2000, वो रिलीज़ हुआ था 2019 में, जो कि नेशनल गाइडलाइंस थी। रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट आपका कैसा होना चाहिए, इसके लिए कुछ गाइडलाइंस थी, ठीक है। अब हमको बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग की ज़रूरत क्यों है? देखो, एक ऐसे टाइम और एज में हम लोग रह रहे हैं जहाँ पर जो एंटरप्राइजेज होते हैं वो बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट होते हैं हमारे समाज का, सोशल सिस्टम का, ठीक है ना। अब ये सिर्फ और सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स के रेवेन्यू और प्रॉफिट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि जो इनका स्टेक होल्डर्स होते हैं, इनके हिस्सेदार होते हैं, उनका सोसाइटी को लेकर भी एक बहुत लार्जर रोल होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है इस फैक्ट को कंसिडर करना कि इस कंपनीज़ के पास बहुत सारे फंड्स का एक्सेस होता है जो कि पब्लिक का पैसा होता है, ठीक है ना, और उसमें एक पब्लिक का इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व होता है। इसलिए ये ऑब्लाइज्ड होते हैं कि अपने एग्जॉस्टिव डिस्क्लोजर्स को रेगुलर बेसिस के ऊपर बताते रहें, ठीक है। एनुअल बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D वगैरह है। दिस इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू पीपल। अब हम चलते हैं कि जो रिपोर्ट थी ऑफ कमिटी, एक कमिटी बनाई गई थी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग के ऊपर, उसने क्या रिकमेंडेशंस दिए थे? उन्होंने कहा था कि एक नया रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जिसका नाम होगा बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट,
ये उन्होंने रिकमेंड किया, ये बेटर तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा कि किसी भी कंपनी के नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स का इंटेंट क्या है और स्कोप क्या है। ये जो BRSR होगा ये इंटीग्रेट करेंगे इसको हम MCA21 पोर्टल के साथ। MCA21 पोर्टल क्या है? ई गवर्नेंस का पोर्टल है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने अपने सारे के सारे जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना है, किसी कंपनी की ग्रीवेंसेस को एक्सेप्ट करना है, उसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बना रखा है। तो इन्होंने कहा कि हम लोग BRSR को MCA21 के पोर्टल के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, ओके। इन्फॉर्मेशन जो कैप्चर की जाएगी BRSR के तहत फीलिंग्स, इसको हम लोग यूज़ करेंगे ताकि हम लोग कंपनीज़ के लिए एक इंडेक्स डेवलप करें। उसका नाम हम देंगे बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने नीचे पढ़ा था ना कि इसका इवोल्यूशन जब हो रहा था 2015 के अंदर, सेबी ने इसको एक्सटेंड कर दिया था 500 टॉप कंपनीज तक। ठीक है, अब ये जो कमेटी की रिपोर्ट आई है, इन्होंने कहा कि जो टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज है ना, उनको रिपोर्टिंग उनके लिए मैंडेटरी कर दिया है। उनको BRSR की रिपोर्टिंग मैंडेटरी हो गई है। अब जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है इसको एक्सटेंड किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा उन कंपनीज़ को अनलिस्ट करने के लिए और जिनका अबव स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड टर्नओवर है। नॉट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड। मुझे लगता है कि आपको बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं समझ में आया हो इसके अंदर तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं कल के रिवीजन में आपको समझा दूंगा। मीनिंग ऑफ BRR, इट्स इवोल्यूशन इन इंडिया, सेबी की गाइडलाइंस क्या थी इसके रिगार्ड में, और व्हाट इज़ MCA21 पोर्टल। MCA21 पोर्टल मैंने आपको बता देना कि ये गवर्नेंस का पोर्टल होता है। बेसिकली वो वेबसाइट ही होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की सारी जो सर्विसेज होती हैं उस एक पोर्टल से आपको मिल जाती हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। CSIR मूव्स मेगा लैब्स टू बूस्ट कोविड-19 टेस्टिंग। साइंस एंड टेक का ये टॉपिक है, क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मूट वर्ड का मीनिंग आप समझे तो समझ में आएगा। मूट वर्ड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को, कोई एक इमेजिनरी आइडिया को डिस्कशन में रखना। ठीक है ना, आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो यू आर पुटिंग सम अटेंशन टू इट, कुछ फोकस कर रहे हो, डिस्कशन में रख रहे हो उसके ऊपर। ठीक है। CSIR क्या होता है? काउंसिल होता है साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए। ठीक है, उन्होंने कहा है कि इंडिया के अंदर कोविड-19 कोरोना वायरस की टेस्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए और साथ साथ उसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए वो काम कर रहे हैं मेगा लैब्स के डेवलपमेंट के ऊपर। अभी क्या होंगी मेगा लैब्स? इन लैब्स के अंदर लार्ज मशीन्स को यूज़ किया जाएगा, जैसे कि जो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मशीन्स होती है ना, जिनको हम यूज़ करते हैं ह्यूमन जीनोम्स की सीक्वेंसिंग के लिए। ठीक है ना, इनको रीपर्पस किया जाएगा ताकि ये 1500 से 3000 तक के वायरल जीनोम्स को डिटेक्ट करें कि उसके अंदर SARS-CoV-2 का जो नोवल कोरोना वायरस है उसकी प्रेजेंस है या नहीं है। मेगा लैब्स की बेनिफिट और सिग्निफिकेंस क्या होगा? जो जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन्स है ना, ये सब्सटेंशियली डिटेक्ट करती हैं कि क्या पॉसिबल प्रेजेंस है वायरस की। इवन अगर बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पर जो ट्रेडिशनल RT-PCR होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये मैं आप लोगों को पहले पिछले 2 मंथ के अंदर बहुत बार बता चुके हैं। ये टॉपिक कई बार आया है, मल्टीपल टाइम्स आया है, RT-PCR कैसे काम करता है एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने कहा कि सब्सटेंशियली डिटेक्ट करेगा कि क्या पॉसिबल प्रेजेंस हो सकती है वायरस की। इवन बहुत सारे केसेस में उन्होंने बोला था कि जो RT-PCR का टेस्ट होता है ना, वो मिस आउट कर जाता है वायरस की प्रेजेंस को, लेकिन ये जो चीज़ होंगी मेगा लैब उसके कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्यूरेट होंगी। RT-PCR का जो टेस्ट होता है वो आइडेंटिफाई करता है SARS-CoV-2 वायरस को। ये एक्सप्लोर करता है कि क्या क्या स्पेसिफिक सेक्शंस हैं उस वायरस के, जहाँ पर अगर हम उसकी कंपैरिजन में हम लोग जीनोम मेथड को देते हैं तो एक बड़े चंक ऑफ वायरस जो होता है उसके जीनोम को स्टडी करता है, इसलिए इसकी सर्टेनिटी ज़्यादा होगी। ठीक है ना, और जो वायरस इन क्वेश्चन इंडीड द पर्टिकुलर कोरोना वायरस ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कोई वो नहीं है। थर्ड में आएगा इट कैन ऑल्सो ट्रेस द इन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ वायरस, यानी कि उस वायरस ने क्या किस किस तरीके से म्यूटेशन किया है, कितने टाइम पीरियड के अंदर वायरस के जीनोम के अंदर और स्ट्रेन के अंदर क्या कुछ चेंजेस आए हैं, वो सब चीज़ें ट्रेस करने में भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। NGS जो है ये प्राइमर्स और प्रोब्स प्रोवाइड नहीं करेगा, ये आपको भी मैं दिखाऊंगा वीडियो तो समझ में आ जाएगा। इसके लिए मैं एक नई वीडियो ऐड करूँगा इसमें। इसको सिर्फ और सिर्फ कस्टम रिएजेंट्स चाहिए होते हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है। जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब होता है कि आप फिगर आउट कर रहे हो कि DNA के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं या फिर जो बेसिस होते हैं जीनोम के अंदर, उनका ऑर्डर क्या होता है। ठीक है ना, और ऑर्डर आप देखते हो एडेनिन का, साइटोसिन का, ग्वानिन का, थाइमिन का, जो एक ऑर्गेनिज्म के DNA को मिलकर बनाते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग काम कैसे करता है? RNA वर्सेस DNA, RT-PCR वर्क, व्हाट काइंड ऑफ वायरस इज़ द, ये क्या क्वेश्चन ही कोई इनकम्प्लीट रह गया है। चलो देखते हैं।
using reverse transcription polymerase chain reaction, RT-PCR, in COVID-19 testing. COVID-19 testing usually begins with a swab of the nose or throat. Saliva, mucus, or fluid from a patient's lungs can also be used. The swab of a person with COVID-19 will contain a mixture of human cells, virus particles, and other microbes. Like all living things, the human cell has DNA as the genetic material that passes on information from one generation to the next. The DNA molecule is made up of two strands that look like a twisted ladder or double helix. However, the COVID-19 virus, SARS-CoV-2, and many other viruses, including HIV, have RNA as their genetic material, genome. RNA is chemically very similar to DNA, but has only a single strand. The virus RNA is surrounded by a nucleocapsid protein within the virus envelope. Other proteins are embedded in the envelope itself. The SARS-CoV-2 genome contains genes, blue arrows, that carry the directions for making these and other proteins that are needed to replicate the virus inside the human cell. The objective of COVID-19 testing is to identify part of the viral genome in the patient sample. This is usually the N gene, which carries directions for making the nucleocapsid protein. There is not enough viral RNA to detect directly in the patient's sample, so a process called reverse transcription polymerase chain reaction, RT-PCR, amplifies many copies of a segment of the N gene. Short, single-stranded pieces of DNA, called primers, recognize unique RNA sequences within the viral genome that bracket the target region of the N gene. After the first primer binds, an enzyme called reverse transcriptase extends, synthesizes, a single-stranded DNA copy of the viral RNA, known as complementary DNA, or cDNA. After the RNA is removed, the second primer binds to the other side of the single-stranded cDNA. Then, a second enzyme, tacDNA polymerase, extends a second strand to produce the double-stranded DNA copy of the target region of the viral RNA. This DNA copy then undergoes successive cycles of amplification during which the DNA separates, denatures into single strands, both primers bind, anneal, to their target sequences, Taq polymerase extends, synthesizes a new DNA strand, and so on. The number of copies of the target region of the viral genome doubles with each cycle. After 30 cycles, up to 1 billion DNA copies of the viral RNA are produced by PCR. In practice, the virus is typically detected with 30 to 45 cycles of PCR. Adding a fluorescent probe allows the amount of target DNA to be detected in real time and quantified after each cycle of PCR. This graph shows the detection of 220 and only 2 virus RNA molecules in a controlled study. Results from swabs vary. A negative result is also shown. See these DNA Learning Center animations for a more detailed look at the PCR process. Thanks for stopping by. Let's talk about the differences between DNA and RNA. So DNA is usually double-stranded. It has 2 separate strands that are connected, which look like this, while RNA is single-stranded most of the time, looking like this. DNA is much larger than RNA, with usually millions of nucleotides. And RNA is, of course, smaller, with hundreds to thousands of nucleotides, and sometimes tens of thousands. DNA has a deoxyribose sugar, that's why it's called deoxyribonucleic acid. Its sugar structure looks like this, and in DNA, of course, it has the phosphate group and the nitrogenous base. And this carbon here is missing the oxygen. As you'll see with our RNA, which has a ribose sugar, looking like this, again with the phosphate group
and the nitrogenous base. And this carbon here, the number 2 carbon, has an oxygen attached to it. The location within the cell for DNA is primarily located in the nucleus, with some DNA being in mitochondria as well. For RNA, while some is in the nucleus, most of your RNA is in the cytosol and in the ribosomes throughout the cytosol. For your nitrogenous bases, DNA has 4 nitrogenous bases: adenine, guanine, cytosine, and thymine. And RNA also has 4 bases: adenine, guanine, cytosine, and uracil. So RNA does not have uracil, or I'm sorry, does not have thymine, but has uracil instead. One Sun, One World, One Grid Initiative. The topic is covered under conservation related issues. पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, कुछ दिनों पहले ही किया था, ज़्यादा पुराना भी नहीं है. चलो आज भी पूरा डिस्कस करते हैं. इसमें कुछ अपडेट आया है. अच्छा, एक बार इसका ओवरव्यू दे ही देता हूँ आप लोगों को. इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था. ठीक है, 2017 के अंदर हम लोगों ने अपना इंटरनेशनल सोलर अलायंस एकदम परमानेंट स्टार्ट कर दिया था. 2018 की एक पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, उसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया था कि हम लोग एक ग्रिड बनाएंगे. ठीक है ना. अब ग्रिड का मतलब क्या होता है? ग्रिड करती है पावर को ट्रांसफ़र करना. जैसे इंडिया के अंदर जो ग्रिड होती है उसका क्या रोल होता है कि इंडिया में जहाँ भी पावर कमी होती है उसको वहाँ पर ट्रांसमिट कर देना. अब इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड तो बहुत हाई होती है ना, 3 लाख मीटर पर सेकंड होती है, तो सेकंड भी नहीं लगते, पावर आप इजीली ट्रांसफ़र कर देते हो. इंडिया ने कहा कि देखो ये जो सन एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी जो होती है, ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि हम कितना ही हार्नेस कर सकते हैं. तो क्यों ना हम लोग एक ऐसी ग्रिड बनाए जो कि उन पर्टिकुलर एरियाज़ में एनर्जी प्रोवाइड करे जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की कमी हो, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर. तो इन्होंने कहा कि साउथ ईस्ट एशिया को यूज़ करेंगे, मिडल ईस्ट को यूज़ करेंगे, साउथ अफ्रीका कंट्रीज़ को. वहाँ पर हम लोग एक ग्रिड बनाते हैं. वहाँ से कंट्री के अंदर जिस कंट्री में ज़्यादा एनर्जी हो, जैसे उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका का जो रीजन है ना, वो डेजर्ट रीजन है, वहाँ पर सोलर एनर्जी को हार्नेस करना बहुत ईजी होगा, ज़्यादा अमाउंट में हमको मिलेगी. तो वहाँ पर उसको डेवलप करते हैं, फिर ग्रिड्स बनाएंगे, जिस कंट्री में जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर भेज देंगे. ठीक है, ये हमारा आइडिया था, ये इंडिया ने प्रपोज किया था. अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और आपको बताता हूँ. इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके हेडक्वार्टर इंडिया में है. ठीक है ना, पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके हेडक्वार्टर इंडिया में है. ठीक है. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी ने पुट कॉल्स फॉर द प्रपोजल्स ऑफ ऑन होल्ड. उन्होंने कहा है कि ये जो इनिशिएटिव है ना, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का, इसको कुछ समय के लिए होल्ड पर रख देते हैं. ठीक है, अब हम लोग जान लेते, इतना अब ये अपडेट आया है बस अभी. अब हम लोग जान लेते, हमको इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है. ये वाला पार्ट इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट होता है. अब हम जानते हैं कि डिटेल में ये है क्या चीज़, ये इनिशिएटिव क्या है. ये आइडिया प्रपोज किया गया था इंडिया के द्वारा. ऐसा फ्रेमवर्क बनाएंगे जो ग्लोबल कोऑपरेशन के साथ फैसिलिटेट करेगा. और हमारा एम है कि हम एक ग्लोबल इकोसिस्टम बनाएंगे जहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज जो है ना, वो कनेक्टेड होंगे हम, और जिनको हम ईजिली शेयर कर सकते हैं. फर्दर डिटेल्स क्या है इनिशिएटिव की? पेरेंट बॉडी होगी हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. ऑब्जेक्टिव होगा कि एक ग्लोबल कंसेंसस हो. कंसेंसस का मतलब होता है सहमति हो, किस तरीके से हम लोग सोलर रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं कुछ 140 कंट्रीज़ के अंदर, वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की. ठीक है. विजन क्या है? विजन ये है कि द सन नेवर सेट्स. वही कहना चाहते हैं. ये देखो, अर्थ के ऊपर किसी न किसी जोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर किसी न किसी टाइम में सन जो है वो विजिबल होता है. अगर इंडिया के अंदर सनसेट हो जाता है तो अफ्रीका के अंदर सन उस टाइम में भी अवेलेबल होता है. ठीक है ना. और अफ्रीका में अगर छुप जाता है तो मे बी किसी और रीजन के ऊपर अवेलेबल होता है. तो सन जो है वो कॉन्स्टेंटली कहीं ना कहीं अर्थ के ऊपर अवेलेबल होता है. तो हम इस तरीके से पैनल्स को सेट करेंगे कि किसी भी टाइम के ऊपर अगर कहीं पर भी रिक्वायरमेंट एनर्जी की, तो जहाँ पर सन शाइन कर रहा है वहाँ पर जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसको ग्रिड्स के तहत हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे. जो ग्रिड है इसको इंटरकनेक्ट करेंगे हम लोग अफ्रीकन पावर टूल्स के साथ लेटर स्टेज के ऊपर. प्लस में इसमें जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी जाएगी. ठीक है. पोटेंशियल और बेनिफिट क्या होंगे इस इनिशिएटिव के? इंडिया जनरेट करेगा 40% अपनी पावर नॉन फॉसिल फ्यूल से 2030 तक. ठीक है ना. और
इसका एक बहुत बड़ा जो यूज़ होगा वो हम लोग वन वर्ल्ड वन सन वर्ल्ड ग्रिड्स लेंगे। ठीक है, जो प्रपोज इंटीग्रेशन है इसके कारण हमारे जो प्रोजेक्ट कॉस्ट हैं उनकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, हायर एफिशिएंसी हम लोग जनरेट कर पाएंगे, हमारे एसेट का इंक्रीज यूटिलाइजेशन हो पाएगा जो भी हमारे पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज़ होंगे उनके तहत। प्लान के अंदर इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना, बिकॉज इट विल नॉट रिक्वायर अ पैरेलल ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू वर्किंग विद एग्जिस्टिंग ग्रिड्स, यानी कि जो एग्जिस्टिंग ग्रिड्स वगैरह है उनको हमें अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी और ये चीज़ इंक्रीमेंटल ऑर्डर में रहेगी, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होती रहेगी। इससे हेल्प क्या मिलेगी, जो पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज़ है ना उनको लार्ज इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर सकते हैं वो लोग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की, जैसे कि वहाँ पर स्किल्स बहुत डेवलप होंगी, टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप होगी, फाइनेंस डेवलप होगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा एंड मैनी मोर थिंग्स। इसके कारण इकोनॉमिक बेनिफिट्स बहुत होंगे, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा कि हम लोग पॉवर्टी को एलिवेट कर सकते हैं, जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है वहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग बहुत सारी नई फैसिलिटीज़ पहुँचा देते हैं। ठीक है, वाटर की प्रॉब्लम जो होगी उनको सपोर्ट करने में हेल्प मिलेगा, सैनिटेशन में, फूड और बाकी सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस में। तो प्लस में ये अलाउ करेगा कि जो नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी का मैनेजमेंट सेंटर्स है इंडिया के अंदर वो रीजनल और ग्लोबल मैनेजमेंट सेंटर की तरह ग्रो करेंगे, यानी कि इंडिया जब मैनेज करेगा ग्लोबल लेवल के ऊपर तो हमको एक ग्लोबल स्टेटस भी मिलेगा। OSOWOG के इनिशिएटिव ऑब्जेक्टिव्स कब लॉन्च हुआ, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, नॉन फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। नॉन फॉसिल फ्यूल्स का मतलब आप क्या समझोगे, सोलर एनर्जी क्या नॉन फॉसिल फ्यूल है? हाँ बिल्कुल है, हाइड्रो एनर्जी है, विंड एनर्जी है और हमारे इथेनॉल विथेनॉल जो होते हैं सारे के सारे नॉन फॉसिल फ्यूल्स के पार्ट में काउंट हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स दे दी मैंने आपको एग्जाम्पल्स। अगला टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पर इसको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये टॉपिक रादर देन डेली करंट अफेयर्स में इसको एडिटोरियल के सेक्शन में देना चाहिए था, ये उस टाइप का थोड़ा टॉपिक है। तो बात हम ये करना चाह रहे हैं कि हाउ कैन टाइगर रिगेन इट्स स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स का मतलब ये नहीं कि अपने जो बॉडी के ऊपर स्ट्राइप्स होते हैं उनको कैसे रिगेन करेगा, मतलब ये कि कैसे हम लोग टाइगर की पॉपुलेशन को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है ना, उनकी जो स्ट्रेंथ थी, जिस तरीके उनकी जो प्रेजेंस थी पहले, उसको हम लोग दोबारा से कैसे रिगेन करेंगे। ये टॉपिक भी हमारा कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज़ के अंदर ही काउंट होता है। तो इंडिया के अंदर टाइगर के रिकवरीज को लेकर 2 लीगल इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास जिन्होंने बहुत मेजर रोल प्ले किया है। एक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और एक है हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का, जिसने री इन्फोर्स किया था प्रोजेक्ट टाइगर को। अचीव कैसे किया था, देखो एक पॉलिटिकल लीडरशिप थी और कुछ फील्ड के एफर्ट्स थे। अभी जो इंडिया में टाइगर्स की रिकवरी हुई है तो इनको बहुत सारे डिफ़िकल्ट सोशल चैलेंजेस के तहत गुजरना पड़ा था। कैसे इन्होंने इन सोशल चैलेंजेस को ओवरकम किया था, इसके कारण आज बहुत सारी रिकवरी हो पाई है। एक समय था जब इंडिया के अंदर इकॉनमी बहुत स्लोली ग्रो कर रही थी, ठीक है, तो बहुत सारा हमारा जो रिलायंस था, हम लोग रिलाई करते थे कि फॉरेस्ट का एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर, कहीं ना कहीं फॉरेस्ट के जो रिसोर्सेज थे ना उन सबको हार्नेस करने पे, ताकि लोग की लाइवलीहुड्स को मेंटेन किया जा सके, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की रेवेन्यू को भी ग्रोथ मिल सके। पॉवर्टी बहुत थी, इवन जो प्रोटीन की डिपेंडेंसी थी वो वाइल्ड मीट के ऊपर थी, जिसके कारण बहुत सारी लोकल हंटिंग जो थी वो ग्रो कर रही थी। इस तरह के कुछ चैलेंजेस को ओवरकम किया गया, टाइगर की रिकवरीज होनी स्टार्ट हुई, लेकिन ये स्पोरेडिकली का मतलब होता है इर्रेगुलर वे में थी और बहुत ही कम रिजर्व्स के अंदर थी। तो फिर और क्या कुछ चेंज हुआ है और करंट चैलेंजेस क्या चल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं ईयर 2000 की, तब से चीज़ें थोड़ी सी बदलनी स्टार्ट हुई थी। वहाँ पर हमने देखा था कि हमको पॉलिटिकल कमिटमेंट के अंदर थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला था, स्पेसिफिकली टाइगर की कंजर्वेशन को लेकर। फिर हमने एक चीज़ और देखी थी, जो फील्ड ओरिएंटेड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था ना, वहाँ पर जो काम वगैरह करने वाले लोग थे उनका एक ट्रांजिशन हो रहा था। उनका एक प्राइमरी एस्पिरेशन बनता जा रहा था कि वो मल्टीटास्किंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। वो फील्ड ओरिएंटेड टास्क को करने में इतने खुश नहीं थे। प्लस में हम लोगों ने बहुत सारी अननेसेसरी बोरोइंग भी कर ली थी, जैसे ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है जो वर्ल्ड बैंक की, ठीक है ना, इसके कारण हम लोगों ने बहुत सारे नए मॉडल्स बना लिए थे टाइगर रिकवरी के। इसके अलावा कुछ इमेंसिपेटरी पॉलिटिकल मूवमेंट भी थी। अब इमेंसिपेटरी वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ की फ्रीडम की रिगार्डिंग बात करना, किसी चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी की बात करना। तो पॉलिटिकल मूवमेंट कुछ ऐसी अपसर्ज होकर आ रही थी, ऐसी उमड़ के आ रही थी, जो बात कर रही थी कि जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स है ना, इनको कल्टिवेशन एरिया में कन्वर्ट करो, ठीक है ना, और इनको जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं ना, इनके तहत एक्सप्लॉइट किया जाना चाहिए। इस पॉपुलिस्ट मूवमेंट के बाद हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006।
साथ में ही 2005 के अंदर जो हमारा सरिस्का रिजर्व है वहाँ पर टाइगर का एक्सटिंक्ट हो जाना, इससे पब्लिक में बहुत बड़ा आउटक्राई हुआ था। तो उस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने एक TTF एस्टेब्लिश किया था, अपॉइंट किया था, टाइगर टास्क फोर्स। अब टाइगर टास्क फोर्स ने जो काम किया था उसमें वो टाइगर्स के ऊपर तो कुछ खास कर नहीं पाए थे, लेकिन जो फॉरेस्ट की ब्यूरोक्रेसी होती है, जो उसका मैनेजमेंट मॉडल होता है, उसको बहुत हद तक फ़ायदा हो गया था। इंटरनेशनल कोऑपरेशन क्या है टाइगर के प्रोजेक्ट प्रोटेक्शन के लिए? ग्लोबल टाइगर फोरम है, ये एकमात्र इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी है जिसके जो मेंबर्स हैं वो उनकी विलिंग है कि किस तरीके से वो ग्लोबल कैंपेन करें टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए। इनका फोकस है कि जो टाइगर की 5 सब स्पीशीज़ है ना 13 रेंज कंट्रीज़ में, उनको किसी तरीके से हम लोग कंजर्व करके रखें। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे पास नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंडर। एस्टेब्लिश किया था हम लोगों ने इसको 2005 में, जब रिकमेंडेशन आई थी टाइगर टास्क फोर्स के द्वारा। इसको हम लोगों ने फिर कॉन्स्टिट्यूट कर दिया था 2006 में अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो आज की डेट में ज़रूरत क्या है, नीड ऑफ द आवर क्या है? जो रोल है हमारे फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी का, इसको दोबारा से रेस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए वाइल्ड लाइफ की लॉ इन्फोर्समेंट के लिए। प्लस में जो हमारा मर्जिंग होनी चाहिए प्रोजेक्ट टाइगर की बाकी सेंट्रल स्कीम्स के साथ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट की मोनोपोली है पूरे के पूरे टाइगर रिजर्वेशन को, लेकिन हमको ज़रूरत है कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर से भी कुछ टैलेंट को हार्नेस करें, कुछ एनर्जी हम लोग सोसाइटी की भी यूज़ करें। तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट की जो मोनोपोली है उसको हमें इरेज कर देना चाहिए, लेकिन हम लोगों को बहुत सारे प्राइवेट एंटरप्राइजेज़ को, लोकल कम्युनिटीज़ को, NGOs को और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को इसके अंदर काम करने की परमिशन दे देनी चाहिए। अनदर टॉपिक ऑन कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज़ में आता है, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने रिलीज़ की है गाइड किस तरीके से हम लोग ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करेंगे। कंटेक्स्ट क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने कंपाइल किए हैं कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस, किस तरीके से हम लोग ह्यूमन और एलिफेंट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इंडिया में उसको मैनेज कर सकते हैं। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है, नॉट जस्ट इन इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी डेथ्स होती हैं और उसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बहुत बने हैं UPSC के। इसमें हम इंक्लूड करते हैं किस तरीके से हम लोग एलिफेंट्स को उनके ही नेचुरल हैबिटेट्स में रिटेन कर सकते हैं, उनके लिए वाटर रिसोर्सेज क्रिएट करें, प्लस में उनके जो फॉरेस्ट फायर से जो उनको डेंजर होता है उसको कैसे मैनेज करना है। तमिलनाडु के अंदर हमारे पास एलिफेंट के प्रूफ ट्रेंचेस हैं, ठीक है ना, हैंगिंग फेंसेस हैं, रबल वॉल्स हैं कर्नाटका में, चिली स्मोक को नॉर्थ बंगाल में यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, और जो प्लेइंग द साउंड ऑफ बीज और कार्निवोर्स ये असम में यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिस तरीके से हम लोग ह्यूमन और एलिफेंट के कॉन्फ्लिक्ट को कहीं ना कहीं अवॉइड करके चलते हैं। इन पर्टिकुलर एरियाज़ के एग्जांपल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग भी पूछा जा सकता है, तो ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एलिफेंट कॉरिडोर का इनिशिएटिव है जहाँ पर 25.37 यानी कि 25.37 एकड़ का जो प्राइवेट लैंड है इसको परचेज़ किया गया था कर्नाटका के अंदर। ये पार्ट बना है कंजर्वेशन एफर्ट्स का। इसका नाम था एड्डियाराहल्ली और दोदा संपिगे। तो नाम थोड़ा सा अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा लैंग्वेज ऐसी है, ये कर्नाटका के कन्नड़ लैंग्वेज का वर्ड है पक्का। इसलिए टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ कर सकते हैं, इंडिविजुअली आइडेंटिफिकेशन करना, मॉनिटर करना उनको साउथ बंगाल में, वहाँ पर SMS से अलर्ट्स मिल जाते हैं अगर एलिफेंट की प्रेजेंस होती है, तो ये भी कुछ किया जा रहा है। बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स थे, मुझे लगता है ये सारे आपको नोट कर लेना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल। तो मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज की क्या नीड है हमारे पास? ओवर 500 ह्यूमन्स आर किल्ड इन एनकाउंटर्स, 500 तक लोग मर जाते हैं एलिफेंट्स के साथ सालाना, एनुअली। एंड इसके अलावा बहुत सारे एलिफेंट्स की भी डेथ होती है इस तरह के, क्योंकि अब वो एलिफेंट्स ह्यूमन बींग्स को अटैक करते हैं किसी तरीके, तो ह्यूमन बींग्स भी रिटेलिएट करेंगे, ठीक है ना। प्लस में बहुत सारा क्रॉप और प्रॉपर्टी जो वर्थ मिलियंस की डैमेज भी हो जाती है। कुछ फैक्ट्स से अगर हम बात करें, एशियन एलिफेंट जो है इनको हम लोगों ने IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड डिक्लेयर किया हुआ है। और अगर हम बात करें कि जो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़ का, इंडियन एलिफेंट को हम लोगों ने अपेंडिक्स 1 में डाला हुआ है। और रिसेंटली कंक्लूडेड जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ थी जो CM13 गांधीनगर गुजरात फरवरी 2020, वहाँ पर ये हम लोगों ने इसको अपेंडिक्स 1 में ऐड कर दिया था। एलिफेंट जो है इंडिया का नेचुरल हेरिटेज एनिमल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडिया के लिए। इंडिया के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स हैं जिनका एस्टिमेट किया जाता है कुछ 29,964। ये 2017 के सेंसस ने बताया था, जो प्रोजेक्ट एलिफेंट था उसमें। और ये फिगर जो है ये पूरे के पूरे ग्लोबल पॉपुलेशन का 60% है। तो इंडिया के पास एक लार्ज अमाउंट के अंदर वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स प्रेजेंट हैं।
ओके, थैंक यू।